Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about financial management concept and function and capital structure theories in this video. So UGC नेट JRF मैनेजमेंट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं. हमने यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट कवर कर ली हैं. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4. सो यूनिट 4 के बेसिक टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, और उसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी. इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और काफ़ी लेंदी भी हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज़ शेयर करें उनके साथ. सो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? सी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेम से ही सजेस्ट हो रहा है जब हम फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं. फाइनेंस क्या है? जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हो, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने की सोचते हो, फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आती है वो कि स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कम से कम पैसा होना चाहिए. पैसा होगा तभी तो हम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं. मनी के बिना हम कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर आएगा, मटेरियल आएगा, जो भी आएगा वो फंड से ही आएगा, फाइनेंस से ही आएगा. सो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फंड होगा वो कहाँ से आएगा, उसे आप कहाँ लगाओगे, कितना यूटिलाइज करोगे, कैसे यूटिलाइज करोगे, उसी की मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो हमने मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी स्टडी कर लिया है. अगर आपको इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखनी है तो वो क्या होती है? जब भी मैनेजमेंट आपके आ जाए टर्म, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन 4 चीज़ों से मिलके ही क्या बनी है? मैनेजमेंट बनी है. मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं. जब हम फाइनेंशियल टर्म्स को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है और उसे कैसे यूज़ करना है, उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंस डिफाइन एज अ प्रोविजन ऑफ मनी एट टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. कि फाइनेंस क्या है? मनी जब भी हमें रिक्वायर्ड होता है. हमें अगर ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो हमारे पास इनफ मनी होना चाहिए. ये नहीं है कि जब हम शुरू कर रहे हैं हमें सिर्फ तब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है. शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए भी हमें फाइनेंस चाहिए, और उसे रन करने भी के लिए भी फाइनेंस चाहिए. इसीलिए फाइनेंस क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. Financial management is the part of managerial process which is concerned with the planning and controlling of financial resources. यानी कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं, मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना ही क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड फ्रॉम द मोस्ट सुटेबल सोर्सेज एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ सच फंड. प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या है? कि अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट है तो प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या है? लेकर आना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स को लेके आना. तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग किस चीज़ की होगी? कि हमें फंड्स कहाँ से लेके आने हैं, किस रेट पे हम लेके आएंगे. बिकॉज अगर कोई हमें पैसा दे रहा है तो वो रिटर्न तो लेगा ना, वापस तो हमसे पैसे लेगा, साथ में इंटरेस्ट भी लेगा. सो किस तरीके से हम फंड को लेके आएंगे, उनको कैसे यूज़ करेंगे कि हम उनका बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकें और अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके, वही हमारा क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये इंपॉर्टेंट है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए. बिकॉज कई बार क्या दिया जाता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाती है और उससे आपको क्या पता करना होता है कि ये कौन सी टर्म है, या फिर आपको ये क्वेश्चन आ गया कि इनमें से क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. तो अगर आप चाहते हो कि आप आइडेंटिफाई कर सको, मार्क्स मिलें, तो उसके लिए आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए. तो ये क्या है? कि इसेंशियल पार्ट है टॉप मैनेजमेंट का. बिकॉज अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें फाइनेंस फंक्शन होता है. तो फाइनेंस की मैनेजमेंट जैसे HRM की मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है, मार्केटिंग की मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है, प्रोडक्शन की मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रिक्वायर्ड होती है. एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टॉप मैनेजमेंट का. लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल. बिकॉज ये किससे रिलेटेड है? हमारे मनी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड है. तो ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव कम है, इसमें थ्योरी कम है, एनालिटिकल ये ज़्यादा है. कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि बिकॉज आपको ऐसा तो है नहीं कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तब आपके पास पैसा था तो आपका काम चल गया. आगे भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे. अगर आप सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो आपके पास से पैसा जाएगा. हर चीज़ को आपको मैनेज करना होता है ताकि आपको ये पता चल सके कि एग्जैक्टली एक साल में आपने कितना कमाया है, कितना रह गया. सब कुछ जानने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है. तो ये क्या है? एक ऑन गोइंग फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, जो बार बार हम करते रहते हैं. डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन. कि अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेम नहीं है.
है। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फॉलो करते हैं, बट अकाउंटिंग ही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। अकाउंट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट ही कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। वाइड स्कोप कि हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसके स्कोप क्या है, वाइडर है। अकाउंट्स के जो स्कोप होते हैं वो रिलेटिवली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंपैरिजन में नैरो होते हैं, और हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो वाइड चीज़ों को इंक्लूड करता है। बिकॉज अकाउंट्स क्या है, जो फाइनेंस है उसके रिगार्डिंग जो रिकॉर्ड्स कीपिंग करना, उनको अच्छे से एनालाइज करना, समराइज करना, प्रेजेंट करना अकाउंट है। बट अकाउंट में हम ये नहीं देखते कि फंड कहाँ से आएगा, कहाँ यूटिलाइज करेंगे, ये सब हम किस चीज़ के अंदर करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। तो इसके क्या है, वाइडर स्कोप है, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे स्मॉल स्केल की ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम हो, लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। बिकॉज क्या है, फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, उसमें काम करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हर ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। बिकॉज अगर एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये पता करना है कि आपने इस जो ईयर में सक्सेसफुली वर्क किया है या नहीं, आपको फेवरेबल रिजल्ट मिले हैं या नहीं, तो आप क्या देखोगे, अपना फाइनेंस ही तो देखोगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, क्या रहा है, आप फाइनेंशियल टर्म में कहाँ स्टैंड करते हो, क्या स्ट्रेंथ है, उसके बेस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। नाउ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अलग से मेंशन भी है आपके सिलेबस में। जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है नेट यूजीसी के में, उसको तो आपको करना ही करना है। उससे जैसे कॉन्सेप्ट है, अब कॉन्सेप्ट में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, बट फंक्शन अलग से मेंशन है, तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन आते ही है। सो डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड, कि सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, ये पता लगाना कि फंक्शंस का मतलब क्या होता है। जब भी आपके माइंड में है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन बताओ या किसी भी चीज़ के फंक्शन बताओ, तो फंक्शन का मतलब होता है कि वो करते क्या है, उनका काम क्या है, वो क्या करेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या वर्क्स हैं, क्या काम है, क्या फंक्शन है। सबसे पहले ये बताना कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कितने फाइनेंस की नीड है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने वाले हो तो कितने पैसे आपको चाहिएंगे, कितनी कैपिटल आपको चाहिएगी, इस चीज़ को डिटरमाइन करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही आता है कि हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। देन फाइनेंसिंग डिसीजन, अब हमने ये तो देख लिया कि हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंसिंग डिसीजन हमें क्या बताता है कि अब वो पैसा अरेंज कहाँ से करना है। ये एक तरीके से सीक्वेंस में चलते, बिकॉज ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं तो आपको याद करने में ईजी हो जाएंगे। आप एज अ स्टोरी से लर्न कर सकते हैं क्योंकि 1 बाय 1 ये आते हैं। अगर आप इसे याद करेंगे तो आपको फंक्शंस भी याद रह जाएंगे और आपको एज अ सीक्वेंस भी ये पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले ये पता करना कि कितने फाइनेंस की आपको रिक्वायरमेंट है। देन ये देखना कि वो फाइनेंस कहाँ से आएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो अब वो 50 लाख आप कहाँ से अरेंज करोगे। आप डेब्ट लोगे, इक्विटी लोगे, क्या लोगे, कैसे आप इस पैसे को अरेंज करोगे, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी कि आप अब अपने आप को फाइनेंस कैसे करोगे, वो फाइनेंस कहाँ से अरेंज करोगे, कहाँ से प्रोक्यूर करोगे, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। देन इन्वेस्टिंग डिसीजन, अब आपके पास पैसा आ गया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको 50 लाख की ज़रूरत थी, आपने डेब्ट और इक्विटी से उसे अरेंज कर लिया। अब आपके पास 50 लाख रुपए हैं, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाए और उसके बाद इस साल आपने 15 लाख रुपए अर्न करे। तो ऐसा तो है नहीं, अगर मनी को हम सेव कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। एक ऑर्गेनाइजेशन में मनी क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा इन्वेस्ट कर देंगे, बट उन्हें ये डिसीजन लेना होता है कि उन्हें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। सो अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की हो सकती है, लार्ज पे यानी कि लार्ज स्केल पे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना और स्मॉल स्केल पे शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करना। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो यानी कि आप ये देखते हो कि लॉन्ग टर्म में आपको कितने पैसे लगाने हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोल देते हैं बिकॉज मेन जो हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन होता है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें कितने पैसे लगाने हैं, तो हमारे कितना हुआ कि इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, शॉर्ट टर्म में कितनी करनी है, लॉन्ग टर्म में कितनी करनी है। जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम इन्वेस्टिंग डिसीजन या फिर क्या बोल सकते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन में ये डिसीजंस भी आते हैं कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इस चीज़ को डिसाइड करना, और कैपिटल बजटिंग में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कितनी
इन्वेस्टमेंट करनी है ये देखना। देन डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, सबसे पहले देखा कि उसे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसने वो पैसा अरेंज कर लिया, फिर उससे जो कमाया उसको लॉन्ग टर्म में कितना इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में कितना इन्वेस्ट करना है ये देख लिया। अब उसके बाद आता है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, यानी कि अब जो आपके पास पैसा आपने अर्न कर लिया, इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपके पास मनी आया, जो आपका प्रॉफिट आया, जो भी आप बोलो रेवेन्यू आई, उसमें से आप डिसाइड करते हो कि कितना आपको शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देना है। यानी कि अब आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जब आपको देना होता है तो कितना आप डिविडेंड दोगे और कितना आप रिटेन करके रखोगे कि इसको हम बचा के रख रहे हैं कि फ्यूचर में अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है, फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसे वहाँ यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप खुद के ऊपर लेके देखो, अगर आपने 1 लाख रुपये अर्न किए तो कितने को आप क्या करोगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ सामान लेके आओगे। तो आपने क्या किया, 70,000 फॉर एग्जांपल आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे और 30,000 को आपने सेव किया कि फ्यूचर में अगर कोई रिक्वायरमेंट हुई, फ्यूचर में मुझे इमरजेंसी में कुछ खरीदना पड़ गया तो मैं इनसे खरीद लूँ। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन करती है कि जितना उसने अर्न किया है उसमें से वो डिसाइड करती है कि कितना एज अ डिविडेंड वो देगी और कितना वो क्या करेगी, रिटेन करेगी फ्यूचर के लिए। देन फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना। अगर आप ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, बिकॉज अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करना चाहते हो तो हर चीज़ का आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा जिससे उससे बेस्ट रिजल्ट आ सके। अगर आप ओवर फाइनेंसिंग कर रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ही आपके पास फाइनेंस है या अंडर फाइनेंस है, जितना आपको चाहिए उतना भी नहीं है, तो उसे कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एंड रूटीन फंक्शन, यानी कि जो फाइनेंस मैनेजर के रूटीन फंक्शंस जो होते हैं वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जैसे अकाउंट्स रखना, उनको डे टू डे चेक करना, उनको बैलेंस करना, ये सब हमारे क्या होते हैं, रूटीन फंक्शन। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये अलग से मेंशन नहीं है बट कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है। ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अर्लियर ज़्यादा यूज़ किया जाता था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अब ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट पे फोकस रखता था और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किस पे, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव पे ज़्यादा फोकस रखता है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर ले, जितना ज़्यादा हो सके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करे। बस अपने ऑर्गेनाइजेशन एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ वर्क कर रही है, एक ही पर्पज़ के साथ वर्क कर रही है कि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर ले। अब उसके क्या एडवांटेजेस होंगी कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप अपनी परफॉर्मेंस को ईजिली मेजर कर सकोगे, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कम हो रहा है तो इसका मतलब थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे हो, वीक परफॉर्म कर रहे हो। एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रही है तो वो कितनी मनी ओरिएंटेड हो जाती है। तो वो क्या सोचती है कि सिर्फ जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी उनके पास सामान है, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। सो इससे हम अपनी एलोकेशन कर सकते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का। एडवर्स कंडीशन में हेल्पफुल होता है, बिकॉज अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप सारे काम सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कर रहे हो, तो इससे आपको प्रॉफिट होंगे भी, बिकॉज जिस चीज़ के लिए आप डिवोट करते हो वो चीज़ आप अर्न कर लेते हो। सो अगर आपको प्रॉफिट होंगे, इस ईयर आपको फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो रहा है, नेक्स्ट ईयर हो रहा है, उससे नेक्स्ट ईयर अगर लॉस हुआ तो ये जो प्रॉफिट है वो उस टाइम पे आपको हेल्प कर सकता है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करता है, एडवर्स कंडीशन के टाइम हमें हेल्प करता है। सोर्स ऑफ इंसेंटिव, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है यानी उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर इंसेंटिव, बेटर वेजेस एंड सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ग्रोथ ऑफ फर्म, ऑब्वियस ही बात है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से चल रही है, पर्पस से चल रही है, तो वो ग्रो करेगी, बिकॉज वो अपना सब कुछ डिवोट कर रही है, सारे रिसोर्सेज को लगा रही है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। बट इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये आपको पता है तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि आज जो 100 रुपये में आप सामान खरीद रहे हो, क्या कल भी 100 रुपये में आप उतना ही सामान खरीद पाओगे? नहीं। अगर जो आप अपने ऊपर ही लेके देखो, जब आप 10 साल पहले की बात करो, 10 साल पहले जो 100 रुपये में आप खरीद सकते थे, क्या आज उतना ही सामान 100 रुपये में आता है? नहीं, आज कम आता है। आज उतने ही सामान को खरीदने के लिए मे बी हमें 200 रुपये स्पेंड करने पड़े। तो इसका मतलब 10 साल पहले के 100 रुपये की वैल्यू आज के 200 रुपये के वैल्यू के इक्वल है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म को देखता नहीं, तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फैक्टर को इग्नोर कर देता है कि मनी की वैल्यू आज ज़्यादा है, तो हमें सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करने की बजाय अपने लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव को क्रिएट करके ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने पे फोकस करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमें बेनिफिट हो सके। बट ये इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। इग्नोर रिस्क फैक्टर, यानी कि कितना रिस्क है, क्या है, वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोजेक्ट है ए,
वो कितने साल का है, 15 साल का है, बट उसमें रिस्क क्या है, हाई है, तो आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते एज पर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि आपको सर्टेनिटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा या नहीं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके आए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेके आए, बिकॉज जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा हमारे लिए क्या होती है, अर्निंग या प्रॉफिट होता है। सो ये हमारे रिस्क फैक्टर को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है और शॉर्ट टर्म में ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है कि अगर शॉर्ट टर्म में हम किसी चीज़ पे कुछ लगा रहे हैं तो हमें पता होता है कि इतने थोड़े से समय में कोई चीज़ें इतनी चेंज नहीं होंगी तो हम प्रॉफिट इजीली अर्न कर लेंगे। तो ये रिस्क फैक्टर को भी क्या करता है, इग्नोर करता है, उसे कंसिडर नहीं करता और प्रॉफिट पे ही फोकस करता है। इग्नोर सोशल ऑब्लिगेशन, बिकॉज ये तो हमें पता ही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के बारे में सोचती है वो सोसाइटी या एनवायरनमेंट के बारे में इतना नहीं सोचती, उन्हें इतना कंसिडर नहीं करती, तो सोशल ऑब्लिगेशन को ये इग्नोर करते हैं। और इग्नोर फ्यूचर प्रॉफिट, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, करंट प्रॉफिट पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि करंट प्रॉफिट है ना वो इंक्रीज होना चाहिए, फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में उतना नहीं सोचते। ये भी एक वो है कि आप करंटली फॉर एग्जांपल इंक्रीज कर रहे हो, बट फ्यूचर के लिए अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं बना के चल रहे तो आगे कैसे सर्वाइव करोगे। सो फ्यूचर प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को ये इग्नोर कर देते हैं। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की यही एक बेनिफिट है कि वो इन सब जो भी प्रॉब्लम्स है इन सब को ओवरकम कर लेती है। इसकी क्या है, एक और क्या है कि इसके अंदर क्लैरिटी बहुत कम होती है। जब भी हम डिसीजन लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर तो इसके अंदर क्लैरिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑप्शंस हैं ए एंड बी, इसमें आपको क्या मिल रहे हैं, रिटर्न मिल रहे हैं 5 लाख के। अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, 5 टाइम्स मिल रहा है, ठीक है। दूसरा आपको मिल रहे हैं 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, बट उसके लिए आपको कितने लगाने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आपको रिटर्न 2 मिल रहा है और इसके अंदर रिटर्न आपको 5 मिल रहा है। बट एज पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ उन्हें लग रहा है 10 लाख है और यहाँ मिल रहे हैं 5 लाख, तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। बट वो ये नहीं देखेंगे कि एक्चुअल में जो रिटर्न आ रहा है वो कहाँ ज़्यादा अच्छा है, तो वो सिर्फ करंट प्रॉफिट पे फोकस करते रह जाते हैं कि इस टाइम पे हमें ज़्यादा पैसा किस में मिल रहा है, सिर्फ उस पर ध्यान देते, ये नहीं देखते कि क्या वो एक्चुअल में उतना ही रिटर्न दे रहा है जितना हम डिजर्व करते हैं। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ये सब लिमिटेशंस हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को फॉलो करती है। और इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से आज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करती हैं, यानी कि वो अपनी वेल्थ को ज़्यादा क्रिएट करती हैं। प्रॉफिट वो लगता है कि उन्हें इतना अर्न कर लें कि वो अपने सर्वाइवल को रखें, बट वेल्थ को क्रिएट करें, क्रेडिबिलिटी को क्रिएट करें, लोगों के माइंड में अच्छी इमेज क्रिएट कर लें। सो फ्यूचर में उनको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा ही होगा, बिकॉज उनका सर्वाइवल बहुत क्लियर हो जाएगा। सो जितनी भी लिमिटेशंस हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थी सारी लिमिटेशंस को ओवर कर लेता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करता है, जो भी हमारी सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है, उसके लिए वर्किंग करता है। गिव इंपॉर्टेंस टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझता है कि आज जो मनी की वैल्यू है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में हमें उतनी ही चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी पे ये फोकस करता है, रिस्क फैक्टर को ये कंसिडर करता है, रिस्क को एस्टिमेट करके उसकी स्टडी करके ही डिसीजन मेकिंग होती है। ये फ्यूचर प्रॉफिट को कंसिडर भी करता है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। और ये हमारे किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देता है कि हमें रेगुलर डिविडेंड पेमेंट करना चाहिए, बिकॉज वेल्थ आप तभी मैक्सिमाइज कर सकते हो जब जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि आपसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड पीपल हैं, उन्हें आप हैप्पी रख सको, उन्हें आप सेटिस्फाइड रख सको। तो जो भी हमारे डिविडेंड यानी कि कौन इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, उनकी रेगुलर पेमेंट पे वो क्या करता है, फोकस करता है। और ये किस पे बेस्ड है, कैश फ्लो पे बेस्ड है, और ये हमारे किस पे, पीएनएल पे बेस्ड है। तो अगर ये पीएनएल पे बेस्ड है तो जो भी अकाउंटिंग की लिमिटेशंस हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं, कि हर बार प्रिंसिपल्स जरूरी नहीं कि सही, हर जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं ये उसी को फॉलो करेगा, बिकॉज ये पीएनएल बैलेंस शीट इन पे बेस्ड है, तो हर जगह वो अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं होता। कहीं पे हमारी क्या होता है, प्रिंसिपल्स बहुत रिजिड हो जाते हैं और पर्सनल जजमेंट पे फोकस करते हैं, बट ये किस पे बेस्ड है, कैश फ्लो पे बेस्ड है। तो जो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस हैं वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में नहीं आती हैं। सो ये क्या थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ हमने फंक्शंस वैसे से तो देख लिए हैं, बट कई बार क्या होता है कि हमारे जो फंक्शंस वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी होते हैं और फाइनेंशियल मैनेजर के भी होते हैं। सो जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर। तो आपको सिर्फ ये नाम रख लो, बिकॉज आपकी फंक्शंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही गिवन है आपके टॉपिक में या फिर सिलेबस के अंदर, बट आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजर के क्या फंक्शन होते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजर के 2 तरीके के फंक्शंस होते हैं, एज अ ट्रेजरर और एज अ कंट्रोलर।
ट्रेजरर के अंदर क्या करना कि जितना भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश है उसे मैनेज करना, जितना आपने क्रेडिट ले रखा है, बिकॉज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट बहुत कॉमन होता है, वो बहुत से लोन लेती हैं देती हैं, तो क्रेडिट को मैनेज करना, जो उनके एसेट्स हैं उनकी मैनेज करना, सिक्योरिटीज़ को मैनेज करना, जैसे कि इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इन सब की मैनेजमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि किसने कितने चीज़ें ले रखी है, किसके पास कितने डिबेंचर हैं, उनकी मैच्योरिटी कब है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन सब चीज़ों को मैनेज करना और बैंकिंग रिलेशंस को मैनेज करना। बिकॉज अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो उनके क्या होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा मीन्स लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उनके बैंक के साथ डेली बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन्हें उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनके बैंक्स के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे रहें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ईजिली उसके साथ कोप कर सकें। सो हमारे एज अ ट्रेजरर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैश को मैनेज करना, क्रेडिट को मैनेज करना, सिक्योरिटी को मैनेज करना, एसेट्स को मैनेज करना और अच्छे रिलेशंस बना के रखना। एज अ कंट्रोलर उसके क्या फाइनेंशियल मैनेजर के क्या फंक्शंस होंगे कि प्लानिंग एंड बजटिंग करना, अपने जितने भी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में फाइनेंस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग प्लान बनाना, बजट बनाना। एक ईयर के लिए आप बजट बना के चलते हो, जैसे आपके घर का बजट बनता है वैसे ही हमारे जैसे कंप्लीट नेशन का बजट बनता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस का भी बजट बनता है। उनकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, कॉस्ट अकाउंटिंग करना, यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग को समझना, ये देखना कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, सारी कॉस्ट को हम ताकि मिनिमम कर सके तो कॉस्ट अकाउंटिंग करना, डाटा की प्रोसेसिंग करना, जितना भी डाटा आपने कलेक्ट किया है फाइनेंस से रिलेटेड उसकी प्रोसेस करना ताकि एक रिजल्ट आपके पास आ सके, उससे एक मीनिंगफुल चीज़ आप निकाल सको और ये बता सको कि फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इंटरनल ऑडिट करना, जो मैनेजमेंट है, यानी कि इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है, जो फाइनेंस मैनेजर है वो मैनेजमेंट को क्या देगा, रिपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा, तो इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करना, एनुअल रिपोर्ट्स उन्हें प्रोवाइड करना। ये काम कैसे होते हैं, एज अ कंट्रोलर। तो ये किसके फंक्शंस थे, फाइनेंशियल मैनेजर के। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर, सेकंड टॉपिक। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोपोर्शन बिटवीन द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सी, अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छे से समझा है तो कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी इजी है आपके लिए। आपको बस क्या पता होना चाहिए, मैंने अभी बोला था कि फंक्शंस में क्या आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक फंक्शन क्या होता है, ये डिटरमाइन करना कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और उसे डिटरमाइन करने के लिए ये देखना कि वो फंड्स अब हम कहाँ से अरेंज करेंगे। तो जिस प्लेस से हम अरेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जितने भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट थी हमने डेब्ट से ले लिया, इक्विटी से लिया और प्रेफरेंस से ले लिया। तो कितना पैसा हमने डेब्ट से लिया है, कितना इक्विटी से लिया है, कितना प्रेफरेंस से लिया है, वही हमारा क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि जिस कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट थी, जिन 50 लाख रुपए की आपको रिक्वायरमेंट थी, जिस कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट थी, वो आपने कहाँ से अरेंज की है, किस प्रोपोर्शन में अरेंज की है। फॉर एग्जांपल आपने डेब्ट से उसमें से 60% लिया है, यहाँ से 30% और इससे 10% आपने लिया है, तो वो आपका क्या हो जाता है, ये आपका क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है कि 60% आपने डेब्ट से लिया, देन 30% इक्विटी से लिया एंड 10% आपने प्रेफरेंस से लिया। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें क्या डिटरमाइन करता है कि जितने पैसे की एक ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट थी उसने कहाँ से किस प्रोपोर्शन में उस पैसे को लिया है, इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द प्रोपोर्शन ऑफ डिबेंचर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इन द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ से ले सकती है, एज अ डेब्ट ले सकती है, इक्विटी ले सकती है और प्रेफरेंस ले सकती है। तो वो किस में से कितना पैसा लिया है, यानी कि अगर उसे 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी तो उसने 10 लाख रुपए अरेंज किए, तो कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है वो जो अरेंजमेंट है उसमें डेब्ट का कितना प्रोपोर्शन है, इक्विटी का कितना है और प्रेफरेंस का कितना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें क्या करता है, डिटरमाइन करता है रिस्क एज्यूम्ड बाय द फर्म। बिकॉज हमारा सबसे रिस्की क्या होता है, डिबेंचर। बिकॉज अगर हमारे डिबेंचर हमने ले लिए ना तो हमारी ये कन्फर्मेशन है कि हमें वापस भी देने पड़ेंगे, चाहे हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। तो अगर डिबेंचर का परफॉर्मेंस जो हमारा प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब फर्म के अंदर रिस्क ज़्यादा है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बता देता है कि रिस्क हमारा कितना एज्यूम किया है। देखो, डेब्ट है, इक्विटी है और प्रेफरेंस है। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस की दी जाती है, मतलब सबसे पहले किसे रखा जाता है, डिबेंचर्स को। बिकॉज चाहे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उन्हें पैसा देना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने 10 लाख रुपए दिए हैं एट द रेट ऑफ 10%, तो 10,000 रुपये तो हर साल उन्हें एज अ इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, और अगर 10 साल के लिए दिए तो 10 साल बाद वो 10 लाख रुपये भी उन्हें वापस देने पड़ेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक ऑब्लिगेशन हो जाती है, हमारी ड्यूटी हो जाती है कि इन्हें तो हमें पे बैक करना ही पड़ेगा। इसलिए ये थोड़े रिस्की होते हैं। इक्विटी में क्या होता है कि उन्हें ओनरशिप मिल जाती है
ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे ही वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लगाते हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप मिल जाती है। इसीलिए अगर लॉस हो रहा है तो हम इन्हें पैसे दें ऐसा ज़रूरी नहीं है, इनको डिविडेंड देना ज़रूरी नहीं होता। और प्रेफरेंस का भी क्या होता है कि इक्विटी से पहले इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर जो पैसे बच जाते हैं डेब्ट को देने के बाद, बाकी सारी चीज़ें करने के बाद, उसमें से अगर हम डिविडेंड देना चाहते हैं तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पहले इन्हें दिया जाएगा, बाद में इक्विटी के पास जाएगा, ये प्रेफरेंस इन्हें मिलती है। तो अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि डेब्ट में कितना प्रोपोर्शन है, इक्विटी में कितना प्रोपोर्शन है एंड प्रेफरेंस में कितना प्रोपोर्शन है, तो उसके थ्रू हमें क्या पता चल जाता है कि हमने एक्चुअल में कितना रिस्क ले रखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमें पता चल जाती है बिकॉज डिबेंचर्स क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, ये दोनों क्या लेते हैं, डिविडेंड लेते हैं। तो वो कितना डिविडेंड लेंगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बोला था कि अगर हमने 10 लाख लिए हैं एट द रेट 10, तो इसका मतलब ये 10 क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है हमें वो पता चल जाती है। इससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी का पता चल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, कि जब चाहें आप तब उसे चेंज कर सके। तो आपको जैसे कि डेब्ट है तो अगर आपने चाहा तो आप उसे कम कर सकते हो, एक बार चाहा तो उसे बढ़ा सकते हो। बट इक्विटी ले ली, जो ओनर बन गए ना, उसे फिर आप अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते। तो अगर आप बताते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेब्ट ज़्यादा है तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, अगर इक्विटी ज़्यादा है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है। और आप क्या डिफाइन कर सकते हो, कंट्रोल कितना रह गया। बिकॉज इक्विटी वाले क्या करते हैं, ओनरशिप ले जाते हैं ना, उनको तो ओनरशिप मिलती है। तो अगर बहुत ज़्यादा इक्विटी है तो इसका मतलब सारा कंट्रोल आपके हाथ से ऑलमोस्ट चला गया है। तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से आपको रिस्क का पता चल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी का पता चल जाता है, ओनरशिप का पता चल जाता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पता चल जाता है। नाउ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है उसे इंक्रीज करता है, वो होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कि वो सिंपल होगा। जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल होता है वही ऑप्टिमम कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है। इसका मतलब कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि अगर हम किसी को रिपोर्ट भेजते हैं कि हमारा इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर है तो वो उसी में कंफ्यूज हो जाए कि इन्होंने ऐसा क्यों रखा, इतना प्रोपोर्शन क्यों रखा। वो सिंपल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इनफ डेब्ट भी होने चाहिए ताकि अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो डेब्ट को इंक्रीज एंड डिक्रीज किया जा सके। क्योंकि डिबेंचर्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इक्विटी क्या है, एक बार आ गए तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो उनकी मर्जी से डिसाइड होता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देन मिनिमम रिस्क, डिबेंचर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें लेना चाहिए जिसमें रिस्क कम से कम हो बट फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे डेट है और मैंने बोला इक्विटी है, अब इसके लिए क्या हो जाती है, हमारी ऑब्लिगेशन हो जाती है कि हमारी ड्यूटी है हमें पे करना, लेकिन ये हमारी क्या होती है, चॉइस, कि लॉस है तो हम पे नहीं करेंगे। अब फिर ऐसा होगा तो सब डेट खरीद लेंगे ना, कि हम डेब्ट ही लें, भाई हम क्यों लॉस में रहें, हम क्यों रिस्क लें। लोग इक्विटी खरीदते ही क्यों हैं, बिकॉज अगर प्रॉफिट होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10% ही प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन का प्रॉफिट फिर इनके पास जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में रहती है तो इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना बढ़ जाएगा, सारा प्रॉफिट तो ओनर्स का ही होता है ना, तो फिर ओनर्स में डिवाइड हो जाएगा। सो बिकॉज डेब्ट हमारी क्या है, चीप सोर्स है, इनका जो मतलब 10% हमें देना होता है ना, वो इक्विटी से बहुत कम होता है। इक्विटी का जो डिविडेंड होता है कि अगर प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस होता है तो वो बियर करते हैं, बट प्रॉफिट हुआ तो उन्हें बहुत ज़्यादा इनकम होती है, बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। इसीलिए डेट क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसकी कम आती है और इक्विटी में क्या आती है, ज़्यादा आती है। हर चीज़ के प्लस पॉइंट भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब अगर इक्विटी वाले रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अर्निंग भी ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे। अगर डेट वाले रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है कि भाई तुम्हारा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें अपने पैसे चाहिए वापस 10 साल के बाद चाहिए है तो चाहिए, तो इसका मतलब उन्हें फिर मिनिमम रिस्क है, तो मिनिमम रिस्क है तो पैसे भी कम ही मिलते हैं। सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी लिक्विडिटी हो, इतने पैसे होने चाहिए कि वो अपने डेट को पे करें। सो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी लिक्विडिटी पोजीशन पे रह सके। मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता हुआ होना चाहिए, यानी कि जो प्रोपोर्शन आप डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस का डिज़ाइन करो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। रिटेनिंग कंट्रोल, कि अगर आपने सारा इक्विटी ले लिया तो सारा कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा, तो आपको वो प्रोपोर्शन लेना चाहिए जिससे आपके हाथों में भी कंट्रोल बच जाए। और लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके बेस पे ही आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। नाउ थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए। इतनी ईजी थियरीज हैं, जब आप देखोगे ना, अगर आपने एक बार अच्छे से देख लिया और उसे एक बार रिवाइज कर लिया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बार बार रिविजन की रिक्वायरमेंट होगी। काफ़ी ईजी थियरीज हैं। 4 इसकी थियरी होती है: नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एमएम अप्रोच। सो हम एक एक करके करते हैं। नेट इनकम अप्रोच, सो फर्स्ट है हमारी नेट इनकम अप्रोच, जो किसने दी है? डेविड ड्यूरेंट ने दी है। याद रखना, डेविड ड्यूरेंट नाम पूछा जाता है, किसने दी है? द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट। सी, जब भी हम थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो 2 तरीके की हो सकती हैं, या तो रेलिवेंट थियरी होती है या इररेलिवेंट थियरी होती है। नेम क्या होता है? देखो, मैंने अभी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बताया। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा था? जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज कर रहा है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फर्म की वैल्यू है उसको इंक्रीज करेगा। सो सेम हमारी थियरीज कहती हैं कि अगर आपको ये लगता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने से वैल्यू में चेंज होगा तो इसका मतलब वो रेलिवेंट है, यानी कि वो इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप उसमें चेंज करते हो, डेट इक्विटी के प्रोपोर्शन में चेंज करते हो, तो आपकी वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो हमारी क्या होती है? रेलिवेंट थियरीज। अगर वो ये कहती हैं कि चाहे डेप्ट इंक्रीज करो डिक्रीज करो, इक्विटी इंक्रीज करो डिक्रीज करो, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है कि वो क्या है? इररेलिवेंट थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो नेट इनकम अप्रोच क्या है? रेलिवेंट थ्योरी है। रेलिवेंट थ्योरी का मतलब वो ये मानती है कि अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, डेब्ट इक्विटी प्रेफरेंस के प्रोपोर्शन में अगर चेंज किया जाता है तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं रेलिवेंट थ्योरी। तो नेट इनकम अप्रोच ये मानती है कि अगर हमने प्रोपोर्शन में चेंज किया तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म में भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो नेट इनकम अप्रोच क्या है? रेलिवेंट थ्योरी है, जो डेविड ड्यूरेंट ने दी है। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ रेशियो ऑफ डेब्ट टू इक्विटी इज इंक्रीज, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज एंड द मार्केट वैल्यू विल इंक्रीज। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज होती है, ये पॉइंट याद रखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपकी डिक्रीज़ होती है तो मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है, बिकॉज आपकी कॉस्ट कम लग रही है, और अब कॉस्ट कम लगेगी तो इसका मतलब आप ज़्यादा पैसा बाकी चीज़ों पे स्पेंड कर सकोगे, इन्वेस्ट कर सकोगे। सो आपकी जो मार्केट वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज़ होगी। हमेशा याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये पूछा भी जाता है कि कॉस्ट ऑफ वैल्यू का क्या रिलेशन है मार्केट वैल्यू के साथ। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर डिक्रीज़ होगी तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होगी, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्केट वैल्यू में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। सो अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि डिग्री ऑफ लिवरेज, यानी कि अगर डेब्ट की जो वैल्यू है वो हम इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले तो देखो, केडी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, केई का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और केओ का मतलब है ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन में डेट ले रखे हैं, इक्विटी ले रखी है, उसकी क्या कॉस्ट है और ओवरऑल कॉस्ट क्या है। तो डेट का मतलब क्या होता है? डेट क्या लेंगे? डिबेंचर्स जो आपके होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, और इक्विटी आपकी क्या लेती है? डिविडेंड लेती है। सो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्रीज करते हो डेब्ट को, यानी कि पहले आपके पास 1 लाख डिबेंचर्स थे, अब आपने 1,50,000 डिबेंचर कर दिए, तो उससे क्या बेनिफिट होता है, क्या चेंज आता है आपका। सो अगर आप इंक्रीज़ करते हो, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उसकी वजह से आपकी जो डेट की कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अगर हमें पहले 1 लाख @10 मिले थे, ये भी हमारे @10 ही रहेंगे। सो कॉस्ट ऑफ डेब्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो क्यों चेंज करेंगे? डिविडेंड जितना वो ले रहे थे, अगर वो 15% ले रहे थे तो वो ऐसे ही लेते रहेंगे, बट ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब ये डिक्रीज़ क्यों होगी? बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता के आई हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है उसकी कॉस्ट क्या होती है? कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। जैसे हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितनी है? 10 है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? 15। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब आप एक एग्जाम्पल लेके चलो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पहले आपके क्या थे? 50% डेब्ट थे और 50% इक्विटी थे। अब आपने क्या कर दिया, इसको आप 10% पे दे रहे थे, 10 रुपये दे रहे थे, और इसे आप दे रहे थे 15 रुपये, तो ये आपके लिए एक्सपेंसिव थे। तो आपने क्या किया, अब उसकी जगह इसे तो आपने कर दिया 70%, तो ये कितने बच गए? 30%। तो आपके पैसे बचेंगे या नहीं? जहां आपको अब 20, जो बचे हुए 20 हैं, 50 में से 30 गए, कितने बचे? 20 बचे। उनको आप पहले 15 दे रहे थे क्योंकि वो इक्विटी थे, लेकिन अब वो पैसा आपने कहाँ से लिया है? डेब्ट से लिया है, तो अब उन्हें आपको कितने देने पड़ेंगे? 10। तो ये 5 रुपये जो आपने बचाए हैं, इसका मतलब आपकी ओवरऑल
कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो डिक्रीज हो गई ना। वो डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि आप एक एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक लेस एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ गए। इक्विटी से आपने किसे चुन लिया? डेब्ट को चुन लिया, जो लेस एक्सपेंसिव है, जिसकी कॉस्ट कम है, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पहले आपके क्या थे? डेब्ट थे और इक्विटी थे। ये 50-50% थे। इसकी कॉस्ट कितनी है? 10 है, इसकी 15 है। तो पहले से पता चल रहा है कि ये क्या है? एक्सपेंसिव है। अब आपने क्या सोचा कि इसकी जगह इसको तो मैं कर देता हूँ 75 और इसको मैं कर देता हूँ 25। तो अब ये सिर्फ कितना बचा? 25। पहले कितना था? 50। तो बचा हुआ जो 25 का डिफरेंस है, उसे पहले तो हम 15 रुपये दे रहे थे, अब हमें कितने देने पड़ेंगे? 10 देने पड़ेंगे, यानी कि 5 का तो हमें बेनिफिट हो गया। तो ये 5 का बेनिफिट हुआ, इसका मतलब अब हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है कि अगर आप डेब्ट को इंक्रीज करते हो, डेब्ट का प्रोपोर्शन इंक्रीज किया जाता है, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। और अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती है तो मार्केट वैल्यू के साथ उसका क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमने डेब्ट का प्रोपोर्शन इंक्रीज किया तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी, जिससे हमारी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये थी हमारी नेट इनकम अप्रोच। और ऐसा ही उल्टा है, अगर हमने डेब्ट का प्रोपोर्शन डिक्रीज किया कि पहले हमारे डेब्ट कितने थे? 50-50 थे, अब हमने इसे तो कर दिया 20 और ये हो गया 70, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? और जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज होगी। क्यों? लेकिन हमें कॉन्सेप्ट किस तरीके से ही दिखाना होता है कि वो डिक्रीज होगी, कि अगर हम डेब्ट के प्रोपोर्शन के साथ ही चल रहे हैं ना, डिग्री ऑफ लिवरेज को हमें इंक्रीज करते जाना है कि पहले 1 लाख थे, अब 1,50,000 है। तो अगर वो इंक्रीज होती है तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाती है। इसके असम्पशन क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या है? लोअर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कि इक्विटी की कॉस्ट जैसे 15 थी, डेब्ट की क्या थी? 10 थी। परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर इज नॉट चेंज बाय कॉज ऑफ डेब्ट, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम डेब्ट बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से इक्विटी के परसेप्शन पे कोई चेंज नहीं आ रहा। जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो उतना ही पैसा हमसे ले रहे हैं, 15% ले रहे थे तो 15% ही ले रहे हैं। उनके परसेप्शन में, उनके नज़रिए में कोई चेंज नहीं आया, और ना ही कोई कॉर्पोरेट या पर्सनल टैक्स हमें पे करना पड़ता है। तो मेन कंक्लूजन नेट इनकम अप्रोच से क्या निकला कि अगर हम डेब्ट की फाइनेंसिंग को इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ चीपर सोर्स, और जिससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाती है। नाउ सेकंड क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। वो भी हमें किसने दी है? डेविड ड्यूरेंट ने दी है। दोनों पहले की जो शुरू की 2 अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दोनों हमें डेविड ड्यूरेंट ने दी है। बट ये उसने क्या बोली है कि इररेलेवेंट है। इसमें उसने बोल दिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म के लिए इररेलेवेंट है, कि चाहे हम डेब्ट को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी मार्केट वैल्यू पे। अब वो कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल कि ये जो डिग्री ऑफ लिवरेज है, यानी कि अब हमारी जो डेट की अगर हम डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं, वही सेम एग्जाम्पल आप लेके चलो कि यहाँ 1 लाख थे, यहाँ पे 1,50,000 हमने कर दिए, उससे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो देखो इसमें सेम है। वो क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो कि पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या थे? 50% था, 50 डेब्ट थे, 50 इक्विटी थी। अब उन्होंने क्या कर दिया? इसे 80 कर दिया, इसे 20 कर दिया। तो इक्विटी क्या सोचेंगे कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में डेब्ट बढ़ गए हैं, डेब्ट बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्लिगेशन बढ़ गई है, ड्यूटी बढ़ गई है, क्योंकि इन्हें तो पे करना पड़ता है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो इनको ही पे करने में चला जाएगा। तो इक्विटी को लगेगा अगर भाई लॉस होता हो रहा तो मैं तो लॉस ही बियर करने में रह जाऊंगा, प्रॉफिट और जो भी होगा तो वो तो पहले यही लेके चले जाएंगे। तो ये सोचता है कि जो मैं पहले 15 लेता था, अगर प्रॉफिट हुआ तो मुझे तो ज़्यादा प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं तो लॉस भी बियर कर रहा हूँ। तो 15 होता था, तो अब वो कहता है कि मैं तो उसकी जगह 25 लूँगा। अब मेरा एट द रेट 25 करो कि एक शेयर की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो उसने अपनी क्या कर दी? वैल्यू इंक्रीज कर दी। तो जो बेनिफिट हमें इसे डिक्रीज करके हो रहा था कि हमने डेब्ट से, देखो अगर हम क्या कर रहे थे, पहले हमारी जो अप्रोच थी उसमें क्या थी? डेब्ट और इक्विटी है। अगर 50, अब ये हो गया 80 और ये हमारा कितना हो गया? 20। ये कितने का था? 10 का, और ये कितने का था? 15 का। तो ये जो बचे हुए 30 पे, अब हमें पहले 15 पे करते थे, अब हम कितने पे कर रहे हैं? 10 पे कर रहे हैं। वो जो बेनिफिट है, ये जो बेनिफिट है कि हमें पहले 15 पे करने पड़ते थे लेकिन अब हम 10 पे कर रहे हैं, वो किसके साथ कंपेंसेट हो जाएगा? कि इनको लगने लग गया डर
कि सारा पैसा तो अब इन्हीं के पास चला जाएगा, 80 क्या हो गए, डिबेंचर्स हो गए 80%, तो कितना पैसा ऐसा है जो हमें लगातार देना ही पड़ेगा, हमारी ऑब्लिगेशन बन गई है ऑर्गेनाइजेशन की, ये तो हमारी ड्यूटी है, बिकॉज इन्होंने तो हमें पैसे कैसे दे रखे हैं, ओनरशिप पे नहीं दे रखे, इन्होंने एज ए उधार दे रखे हैं, तो इनको तो इंटरेस्ट और रिपेमेंट करनी पड़ेगी, तो इनका बढ़ गया रिस्क। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो 15 दे रहे थे उसकी जगह अब हम क्या लेंगे भाई, 25 लेंगे, जब प्रॉफिट होगा तो एक शेयर पे मैं 15 की जगह 25 लूँगा, अपनी वो इंक्रीज़ कर देता है कॉस्ट को। तो अगर उसने वो कॉस्ट इंक्रीज़ करी तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट इंक्रीज़ होगी या नहीं, तो यहाँ जो कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही थी, यहाँ जो बेनिफिट हो रहा था वो यहाँ की कॉस्ट के साथ क्या हो जाता है, कंपेंसेट हो जाता है, जो बेनिफिट हुआ था वो यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि इधर उसने इंक्रीज़ कर दी, इधर उसने डिक्रीज़ कर दी, तो क्या हो जाता है, हमारा कंपेंसेट उतना का उतना ही रह जाता है। बिकॉज अगर हम डिग्री ऑफ लिवरेज इंक्रीज़ कर रहे थे तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज़ होनी चाहिए थी, वो डिक्रीज़ हुई होगी, बट वो डिक्रीज़ होते ही क्या किया, इक्विटी ने अपनी क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी। तो अगर इक्विटी ने अपनी कॉस्ट इंक्रीज़ करी है तो ओवरऑल कॉस्ट पे भी इंपैक्ट आएगा, तो वो वापस उसी स्टेज पे आ जाएगी जहां वो थी, तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी रह जाएगी, उतनी ही रह जाएगी जितनी थी। तो अगर ओवरऑल कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज होती है तभी तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज और इंक्रीज होती है। तो अगर ओवरऑल कॉस्ट ही उतनी रह गई जितनी थी तो वैल्यू भी कितनी रह जाएगी, उतनी ही। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने से हमारी जो कॉस्ट है या कैपिटल है उसकी वैल्यू पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आया, वो है हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डेब्ट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करने से जो कॉस्ट कम हुई थी, वो कॉस्ट जो है, जो हमारी कॉस्ट कम हुई थी वो कंपेंसेट हो गई, बिकॉज इक्विटी ने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी इस रिस्क में आके कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहे हैं, डेब्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम अब 15 की बजाय 25 लेंगे। इसके असम्पशंस क्या हैं कि डेट की कॉस्ट कम होती है इक्विटी से, रिस्क परसेप्शन ऑफ लेंडर्स डू नॉट चेंज, यानी कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेब्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो अगर वो 10 ले रहे थे तो वो 10 ही ले रहे हैं, सिर्फ उसके प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, बट रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स क्या हो गया, चेंज हो गया, उनका रिस्क इंक्रीज हो गया और इसकी वजह से उन्होंने अपनी कॉस्ट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। देयर इज नो कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स, और डेब्ट और इक्विटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका कोई भी प्रोपोर्शन हो उससे हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। सो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेब्ट को इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो बेनिफिट हमें डेब्ट को इंक्रीज करके मिलता वो बेनिफिट कम हो गया, क्योंकि इक्विटी ने भी अपनी कॉस्ट इंक्रीज कर दी इन सिक्योरिटी की वजह से कि कहीं हमें ज़्यादा लॉस बियर ना करना पड़ जाए। देन हमारी आती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, कॉम्बिनेशन है हमारी नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का, और ये हमें किसने दी है, इजरा सोलोमन ने दी है, नाम याद रखना, इजरा सोलोमन ने। इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, जिसको हम इंक्रीजिंग स्टेज, ऑप्टिमम स्टेज एंड डिक्रीजिंग स्टेज भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, मैंने बोला ना ये मिड वे है, अब पहले क्या थी, रेलिवेंट थी, उनके अकॉर्डिंग चेंज होने से वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ता था, दूसरी थी इररेलिवेंट कि चाहे कोई भी प्रोपोर्शन में चेंज करो वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अगर उनका मिड वे है तो उसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर हम डेब्ट की को इंक्रीज करते हैं, डेब्ट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करते हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम होती है, बट उस पॉइंट के बाद अगर हम चेंज करते हैं तो वो इंपैक्ट डालना बंद कर देती है। सो ये तीनों अगर आपको समझ रहे हैं तो आपको क्या समझना पड़ेगा इस डायग्राम से। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि हमने पहले 2 क्या किए हैं, अगर वो आपको याद है तो ये ऑब्वियसली समझ आ जाएगा। ये हमारी क्या है, फर्स्ट अप्रोच है, ये सेकंड अप्रोच है, और ये अब हमारी ओवरऑल मिला के 3 अप्रोच हो गई। तो देखो अगर मैं इधर साइड में पहले उसे बना रही हूँ, पहली अप्रोच में क्या था कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो डिक्रीज़ हो रही थी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट उतनी रह रही थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी उतनी ही रह रही थी। तो सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हमने पहले स्टेज पे उतना ही रख दिया, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, एंड जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी क्या रह गई, उतनी। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी डेब्ट में इंक्रीज़ करने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, क्योंकि ये क्या मानती है, सिर्फ एक एक्सटेंट तक। तो ये वो एक्सटेंट है कि यहाँ तक अगर हमारी कॉस्ट में क्या होता है, हम डेब्ट की उसको इंक्रीज़ करते हैं, अगर इस लेवल तक कर रहे हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज़ होगी। अगर हमने इस लेवल तक अपने डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ाया, यानी कि 1 लाख से 1,20,000 तक आए, तो वहाँ पे क्या होगा, उसे बढ़ाने की वजह से हमारी ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज़ होगी, एंड हमारे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वो उतनी ही बनी रहेगी। बट अगर इस एक्सटेंट से आगे हम निकल गए तो सेकंड, ये हमारी क्या है, फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच में हमारा क्या था कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट उतनी ही रह रही है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी उतनी रह रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसमें भी कॉस्ट ऑफ डेब्ट उतनी रहेगी, ओवरऑल कॉस्ट उतनी रहेगी, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों इंक्रीज हो रही थी, देखो पहली स्टेज जो है वो नेट इनकम अप्रोच है, दूसरी स्टेज है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है।
ये क्या कहती है, क्योंकि वो इन्हीं से मिलके बनी है ना ट्रेडिशनल अप्रोच। ये क्यों हुआ, जो हमने सेकंड में देखा था कि एक जो हुआ कि हमारे जो डेब्ट की वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो क्या हो गए, इनसिक्योर हो गए, उनको रिस्क लगने लग गया। तो अब उन्होंने अपनी 15 से क्या कर दी, 25 पे शिफ्ट कर दी, कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट हमारी उतनी ही रह गई। बट अगर हम यहाँ से 1 से 1.20 तक हमारा क्या हो रहा था, कम, 1 से लेके 1.50 तक हमारी क्या हुई कि वो उतनी ही रहेगी। अब 1.50 से हमने क्या कर दी, 2 लाख हम अगर डेप्ट से ले रहे हैं तो अब हमारा क्या होगा, बिकॉज डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहले तो 50-50 थे, फिर हमने क्या कर दिया, उसे 70-30 कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, 90-10 पे आ गए। तो इस पोजीशन पे जब हम आ जाते हैं तो इक्विटी वाले तो इनसिक्योर हैं ही कि जैसे जैसे डेप्ट का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा वो और इनसिक्योर होते जाएंगे, उनके अंदर और रिस्क आता जाएगा कि भाई हमारे लिए तो खतरा बढ़ रहा है, ज़्यादा पैसे अब डेप्ट ही ले जाएंगे, तो वो तो अपनी कॉस्ट इंक्रीज़ करते ही रहेंगे। डेप्ट वाले जो हैं अब उनकी भी कॉस्ट इंक्रीज़ होने लग जाएगी। उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ क्यों होगी, क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को उधार दे रहे हो और आपने देखा कि सारी दुनिया ने ही उसे उधार दे रखा है, वो तो हर दूसरे बंदे से उधार लिए बैठा है, तो आपको क्या हो जाती है, इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो आप क्या सोचते हो, पहले आपने उसे दिया था कि भाई वो आपको उधार पे जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10 रुपये का, पर आपने देखा कि सबसे उधार दे रखा है, तो आप कहते हो या तो मेरे पैसे वापस दे दे या फिर इंटरेस्ट 10 की बजाय 20 कर दे। तो वो 20 कर दे, इसका मतलब क्या है कि आपने भी अपनी कॉस्ट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो थर्ड स्टेज पे क्या होता है कि एक इस लेवल को क्रॉस करने के बाद हर तरीके की कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि सब किस में आ जाते हैं, रिस्क में आ जाते हैं कि इतने ज़्यादा डेप्ट होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी रिस्की बन जाती है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो वो हमारा थर्ड स्टेज होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इंक्रीजिंग वैल्यू, बिकॉज हमारी वैल्यू क्यों इंक्रीज हो रही है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये ऑप्टिमम वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। ये बेस्ट स्टेज होती है जहाँ पे वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हम एक अच्छा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। और ये हमारी क्या है, डिक्रीजिंग वैल्यू, बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर इंक्रीज होगी, कैपिटल और वैल्यू में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये इंक्रीजिंग वैल्यू स्टेज, ऑप्टिमम वैल्यू स्टेज एंड डिक्रीजिंग वैल्यू स्टेज ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पहले में क्या होता है, हम नेट इनकम अप्रोच को फॉलो करते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी, क्योंकि डेप्ट हमारी क्या है, कम कॉस्ट पे होता है। बिकॉज डेप्ट कम कॉस्ट पे है तो सेकंड अप्रोच क्या कहती थी कि इक्विटी वाले डर जाएंगे, उनमें रिस्क आ जाएगा, तो वो अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे। उस लेवल से भी आगे निकल गए तो डेप्ट वालों में भी डर आ जाएगा, इक्विटी वालों में भी डर आ जाएगा, जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। नाउ द लास्ट थ्योरी इज मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, जिसको हम MM अप्रोच भी बोलते हैं, और इसके नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये किसने दी है, मोदी गिलानी ने दी है। ये अप्रोच क्या है, बिल्कुल नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जैसी है, यानी कि इररेलीवेंट समझती है। अगर इसके अंदर टैक्स को हम कंसिडर नहीं कर ले, क्योंकि पिछले वाले में किसी में भी हमने टैक्स को कंसिडर नहीं किया, उनके अजम्पशन में ही ये था कि कोई कॉर्पोरेट या पर्सनल टैक्स नहीं होता। तो अगर हम टैक्स को कंसिडर नहीं कर रहे तो हमारी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, सिमिलर उस जैसी ही अप्रोच है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, कि ये भी नहीं मानती कि हमारे जो डेप्ट है उसके प्रोपोर्शन में चेंज करने से ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू में कोई चेंज आता है, क्योंकि ये भी यही मानती है कि अगर डेप्ट चेंज होंगे तो इक्विटी में रिस्क आ जाएगा, वो अपने उसको इंक्रीज कर देंगे, वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी ही रह जाएगी जितनी थी। बट इसमें और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में डिफरेंस क्या है कि ये आपको बिहेवियरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं, कि अगर ये बोलते हैं कि कोई चेंज नहीं होगा तो उसका एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आर्बिट्रेज प्रोसेस किसके अंदर यूज़ होती है, MM अप्रोच के अंदर यूज़ होती है। और MM अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर क्या डिफरेंस है कि ये बिहेवियरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब क्या है, एक मार्केट है, मार्केट 1, ये मार्केट है 2, दोनों के अंदर आप सेम सिक्योरिटी खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स। यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है, प्राइस जो है वो ज़्यादा है, यहाँ उसका प्राइस जो है कम है। तो जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है वहाँ पे आप क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। जहाँ पे प्राइस कम है वहाँ से आप क्या कर लोगे, बाय कर लोगे अपने प्रॉफिट के लिए, बिकॉज जहाँ आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं वहाँ आप खरीदते हो, और जहाँ वो महंगी है वहाँ पे आप जाके बेच देते हो, जिसकी वजह से दोनों मार्केट के बीच में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, सेम हो जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो इसका मतलब M1 और M2 में अगर कोई डिफरेंस नहीं रहा तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म में भी कोई चेंज नहीं होगा। सो हम बिहेवियरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस कि हमारी वैल्यू ऑफ फर्म में कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे हमारी प्रोपोर्शन को इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए। अब इसकी असम्पशंस क्या होती हैं कि कैपिटल मार्केट को हम परफेक्ट लेके चलते हैं। परफेक्ट कैपिटल मार्केट मतलब कैसा मार्केट, जहाँ पे इन्वेस्टर आसानी से खरीद सकता है और बेच सकता है, मतलब जो सिक्योरिटी जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है वहाँ पे आसानी से बेच सकता है और आसानी से खरीद सकता है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, इन्वेस्टर रेशनली बिहेव करता है, बहुत सोच
समझ के डिसीजन मेकिंग करता है। इन्फॉर्मेशन इज ईजिली अवेलेबल, यानी कि जिस तरीके की भी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए वो ईजिली अवेलेबल है। उसके अलावा क्या हमारी असम्पशंस हैं कि सभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको सेम लेवल का रिस्क है। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है नेट ऑपरेटिंग इनकम की कि कितनी रेवेन्यू होगी, सबकी सेम है। 100% पे आउट, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कोई भी रिटेन नहीं किया जाएगा और कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। तो बिकॉज ये इररेलेवेंट है, तो ये क्या कहती है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वैल्यू ऑफ फर्म में भी कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे ही स्टेबल हमारी वैल्यू ऑफ फर्म रहेगी, वैसे ही स्टेबल हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी, दोनों स्टेबल रहेंगे, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। बिकॉज क्यों, अगर हमने डेब्ट को इंक्रीज़ किया, डेब्ट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज़ किया, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज़ तो होगी, बट वैसे ही हमारे इक्विटी वाले अपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये डिक्रीज़ हुई फिर से इंक्रीज़ हो जाएगी और उसी लेवल पे दोबारा पहुंच जाएगी। बस ये क्या करते हैं, बिहेवियरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। बट अगर एमएम अप्रोच में हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है, अभी तक हमने क्या असम्पशन दी थी कि कोई टैक्स नहीं है, बट अगर टैक्स होता है तो हमें कैसे करना होता है। अगर आपने देखा हो तो टैक्स में से क्या होता है, इंटरेस्ट डिडक्ट होता है। सो टैक्स में से इंटरेस्ट डिडक्टेबल है, इसीलिए ये अप्रोच क्या कहती है कि अगर टैक्स कंसीडर किया जा रहा है तो उस टाइम पे जिस फर्म के पास डेब्ट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ऐसी फर्म जिसके पास डेब्ट नहीं है। बिकॉज यहाँ पे वो अपने प्रॉफिट को कैसे बचा लेंगी, इंटरेस्ट के थ्रू। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। This approach agree is that the value of firm will increase and the cost of capital will decline with the use of debt if corporate tax is considered। अगर हम corporate tax को consider करते हैं तो इससे cost of capital कम हो जाएगी और उससे हमारी value of firm क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारी value of firm increase होती है अगर हम debt को increase करते हैं, बट उसके लिए एक condition क्या है कि tax को हमें consider करना पड़ेगा। Because इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एंड द इफेक्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिकॉज आप जैसे देखते हो कि ये आपके पास मनी आया तो उसमें से पहले आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और उसके बाद क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो इंटरेस्ट आप पहले पे कर देते हो, टैक्स उसके बाद लग रहा है, तो इंटरेस्ट ऑफ टैक्स क्या है, टैक्स डिडक्टेबल है। टैक्स डिडक्टेबल है तो इसका मतलब ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोवाइड कर रहा है इन कंपेरिजन टू ऐसी फर्म जिसके अंदर वो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम दो ऑर्गेनाइजेशन लेके चलते हैं, ए एंड बी। इसके अंदर डेब्ट है, इसके अंदर डेब्ट नहीं है। इसकी भी अर्निंग 1 लाख है और इसकी भी अर्निंग क्या है, 1 लाख है। अब अगर इसके अंदर डेब्ट होंगे तो इसने मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 एज ए इंटरेस्ट पे कर दिया डेब्ट को, तो इसके पास हुए 90,000 रुपये जिस पे टैक्स लगेगा। और इसके पास कितने हुए, पूरे 1 लाख, क्योंकि कोई डेब्ट नहीं है तो पूरे 1 लाख पे टैक्स लगेगा। तो ये कम टैक्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक बेनिफिट में जा रहे हैं डेब्ट की वजह से। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास डेब्ट होगा उसकी कॉस्ट कम होगी, उसकी कॉस्ट 90,000 पे लगेगा, तो इसके सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 10% लगना है, तो इस पर तो 9,000 लगेगा, इस पर कितना लगेगा, 10,000 लगेगा। तो इसे ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है। तो अगर कॉस्ट कम है तो वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जो हमारी लिवरेड फर्म है, यानी कि जिसके पास डेब्ट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अनलिवरेड फर्म। अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म प्लस जो अमाउंट ऑफ डेब्ट है उसके साथ टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारी वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म आएगी। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel.